हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक। जी हाँ, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में हम देखे हैं बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ लाइक सिंगर्स, एक्टर्स, इन सारे लोगों की डेथ्स हुई है, इवन बॉडी बिल्डर्स। और इसकी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझ पाएँ कि रियलिटी में क्या है और आप लोग जो जान रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं। तो ये वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि आप जिस चीज़ को मानते आ रहे हो सालों से, है ना, वो एक्चुअली गलत है और सही वो है जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो आज मैं इसलिए डिस्कस करूंगा हार्ट डिजीज़ को, स्पेसिफिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को बताऊंगा, जो एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे प्लाक बिल्डअप होता है और आप उसे कहते हैं सो कॉल्ड फैटी प्लाक, है ना, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्लाक वाली वीडियो में। तो डिटेल में आज बात करेंगे हम हार्ट डिजीज़ के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है ये एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। और आज का जो वीडियो होगा हमारा, ये सिर्फ पार्ट 1 होगा, क्योंकि इसी का एक्सटेंशन हमारा पार्ट 2 होगा। उसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होते हैं इसके लिए, और आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, एक्सरसाइज का जो रिजीम है वो कैसा होना चाहिए, ताकि हम इस हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम देख रहे हैं, उनकी तो डेथ्स हो जा रही है, तो अब किसे हम फॉलो करें, है ना। आप लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो, बिंज वॉच करो मेरे वीडियोस को, तब जाकर के आप लोगों को क्लिक करेगा कि हाँ, बंदा बोल तो सही रहा है, वो अलग बात है कुछ उल्टा ही बता रहा है, जैसा कि सब डॉक्टर्स नहीं बोलते हैं, है ना। तो मेरे वीडियोस को जैसे जैसे देखोगे, अप्रिशिएट करोगे, तुम्हें समझ में आने लगेगा कि बंदा सही बोल रहा है, तो चलो इसे देखते हैं। तो एक वीडियो देखोगे तो लगेगा कि एक और देखूं, है ना, ऐसा फील करोगे। तो इसलिए कह रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, तब जा कर के समझ में आएगा मेरे इम्पोर्टेंस के बारे में और इस चैनल के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलो आज के टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं, हार्ट डिजीज़। तो गाइज, हार्ट डिजीज़ जब हम कहते हैं तो ये हार्ट डिजीज़ एक अम्ब्रेला टर्म है, और इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर बहुत सारी पैथोलॉजीज आती हैं, बहुत सारे स्पेक्ट्रम आते हैं, हार्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। तो पहला जो प्रॉब्लम आता है वो वाल्व का हो सकता है, वैल्वुलर डिफेक्ट बोलते हैं हम उसे, है ना। और दूसरा जो हो सकता है वो मसल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का जो मसल्स होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, जिसे हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो मसल्स अगर वीक हो जाता है हार्ट का, तो फिर क्या होता है, हार्ट जो है पंप नहीं कर पाता प्रॉपर, तो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है और उसकी वजह से आपको वीकनेस, ब्रेथलेसनेस, है ना, सांस फूलता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक प्रॉब्लम आपका हो सकता है पेसमेकर का, कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज़ बोलते हैं उसको। तो अगर पेसमेकर में प्रॉब्लम आएगा, एसए नोड जिसे हम कह रहे हैं या एवी नोड कह रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों में अगर आपको डिफेक्ट आएगी तो फिर क्या होगा, आपका जो रेट होगा हार्ट का, रेट जिस रेट पे वो बीट कर रहा है, वो या तो बहुत तेज़ हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, और उसका रिद्म प्रॉपर नहीं रहेगा, जिसे हम एरिथमिया बोलते हैं। और या तो आपके वेसल्स में प्रॉब्लम होगा, जो कोरोनरी आर्टरीज है, तो अगर उसमें प्रॉब्लम होगा, जिसके लिए हम एथेरोस्क्लेरोसिस आज डिस्कस करेंगे, तो ये सारे हार्ट डिजीज़ के अंदर ही आ जाता है सारा कुछ। लेकिन आज जो मैं बात करूँगा वो सिर्फ स्पेसिफिकली एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में बात करूँगा, है ना। तो क्या क्या हो गया, एक मसल्स का प्रॉब्लम हो गया, एक पेसमेकर का प्रॉब्लम हो गया, एक वाल्व का प्रॉब्लम हो गया, और एक कोरोनरी आर्टरीज का प्रॉब्लम हो गया। तो जो कोरोनरी आर्टरीज के कॉन्टेक्स्ट में जो बीमारी है एथेरोस्क्लेरोसिस, उसको आज मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या। एथेरोस का मतलब होता है एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एथेरोस, और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्ड। तो ये पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है, अगर वो हार्ड हो जाता है समय के साथ, तो उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस टर्म देते हैं। और क्योंकि ये प्लाक बन रहा होता है हमारे
वेसल्स के अंदर, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, तो इसे हम आर्टीरियल प्लाक बोलते हैं। और इस प्रोसेस को एथेरोजेनेसिस बोलते हैं, क्योंकि ये प्लाक बन रहा है हमारा टाइम के साथ। तो एक्चुअली ये एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या? क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस तो हम सभी डॉक्टर्स को पढ़ाया गया है, मुझे भी पढ़ाया गया है। और एथेरोस्क्लेरोसिस का जो कन्वेंशनल विजडम है ना, तो लोग एक्चुअली जान ये रहे हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे बिल्डअप होता है। वो ऐसे होता है कि जैसे ही हम डाइटरी फैट लेते हैं, स्पेशली सैचुरेटेड फैट, वो डाइट में हमने लिया और वो फैट जो है बिल्डअप करने लगता है आर्टरीज के अंदर। और उसमें एक जो कोलेस्ट्रॉल का जो एक ये पार्टिकल है जो कोलेस्ट्रॉल को कैरी कर रहा है, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे आता है, जिसके लिए लोग उसको विलीफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको ब्लेम करते हैं कि डाइट में, क्योंकि हम कोलेस्ट्रॉल भी खा रहे होते हैं, एनिमल सोर्स अगर है हमारी डाइट में एनिमल फूड्स, तो हम उसे भी लेंगे डाइट में, और उसमें कोलेस्ट्रॉल है, सैचुरेटेड फैट है, और वो डायरेक्टली क्या होगा, वो आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाएगा, और जिसकी वजह से प्लाक बिल्डअप होगा और उसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलने लगते हैं। ये कन्वेंशनल विजडम है। और जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं आपके, इवन रेगुलर मेडिकल डॉक्टर्स जो भी हैं, वो इसी विजडम को मानते हैं। ठीक है, पूरी तरह से ऑर्थोडॉक्सी बिलीफ लेके रखे हुए हैं ये लोग। और एक्चुअल जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोजेनेसिस जो प्रोसेस है, वो अब मैं बताऊंगा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस ये जो प्रोसेस है ना, ये इनिशिएट होता है तब जब आपका कोरोनरी आर्टरीज फर्स्ट प्लेस पे डैमेज हो रहा है। तो कोरोनरी आर्टरीज कैसे डैमेज होगा? या तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या ब्लड शुगर बहुत हाई है, या किसी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी के अंदर। मोस्टली वो डाइट की वजह से हो रहा है आजकल के समय में। और या तो क्रॉनिक इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में बहुत लंबे समय से, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब रहेंगी तो आपका होता क्या है कि ब्लड वेसल जो है, कोरोनरी आर्टरीज जो है आपका, उसका एक इनर मोस्ट लेयर होता है जिसे हम एंडोथीलियम बोलते हैं। और एंडोथीलियम के ऊपर एक और जेली लाइक लेयर होता है, स्लाइमी लेयर होता है जेल लाइक, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। तो ये सब टर्म्स को अवॉइड करो आप सभी, बस ये समझो कि मैं बताने क्या जा रहा हूँ। तो वो जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो स्लाइमी लेयर है, वो डैमेज होगा आपका हाई ब्लड शुगर से, हाई ब्लड प्रेशर से, या कोई भी पैथोजन से, जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है। क्योंकि इन जनरल ये जो लेयर है हमारा जेल लाइक स्ट्रक्चर, ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे सेल को। जो भी उसके नीचे जो एंडोथीलियम है, जो हमारा इनर मोस्ट लाइनिंग है ब्लड वेसल का, वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाय ग्लाइकोकैलिक्स, तो उसे प्रोटेक्शन दे रहा है ये। अब अगर उस ग्लाइकोकैलिक्स को अगर हम डैमेज करेंगे, ब्लड प्रेशर हाई है हमारा, ब्लड शुगर हमारा हाई है, तो क्या होगा, अब वो एंडोथीलियम भी डैमेज होगा, जो इनर मोस्ट लाइनिंग है हमारा। तो एंडोथीलियम जब डैमेज होगा तो उस फिजिकल इंजरी की वजह से अब वहां पे एंडोथीलियम भी डैमेज हो रहा है। साथ साथ एक्चुअली क्या हो रहा है कि एंडोथीलियम हमारा एक सेल है, एक सिंगल सेल है। तो एक सिंगल सेल एंडोथीलियम, ये एंडोथीलियम, अब दोनों को हम ऐसे ज्वाइन कर दिए, और ये एक्चुअली इस तरह से होता है, ज्वाइंट होता है एंडोथीलियम जो है हमारा ब्लड वेसल का जो इनर मोस्ट लाइनिंग है। अब इस दो सेल को कनेक्ट करने वाला एक जंक्शन होता है जिसे गैप जंक्शन बोलते हैं। अब अगर इस दोनों को कनेक्ट करने वाला नेटवर्क जो है, कम्युनिकेशन जो है, वो अगर वीक हो जाएगा, क्योंकि ब्लड शुगर हाई है हमारा, ब्लड प्रेशर हाई है, तो क्या होगा, ये लूजन हो जाएगा थोड़ा जंक्शन, है ना, और गैप आ जाएगा एंडोथीलियम के बीच में। अब इस गैप से एक्चुअली सारा कुछ पास करने लगेगा जो नॉर्मल सिचुएशन में पास नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अगर सब कुछ पास करने लगेगा तो जो भी है फॉरेन बॉडीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वो सब कुछ पास करके क्या होगा, वो आर्टरीज के अंदर लेयर में जाएगा। और भी इनर मोस्ट तो ये है, अब आउटर मोस्ट लेयर की तरफ जाएगा, जो भी वॉल होता है। जैसे मैं समझा रहा हूं, ये अगर हमारा ब्लड वेसल है, कोरोनरी आर्टरी है, तो ये जो
पार्ट हुआ हमारा, ये इनर मोस्ट लाइनिंग है, ठीक है। अब इसी इनर मोस्ट लाइनिंग के सुपरफिशियल ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। अगर ग्लाइकोकैलिक्स डैमेज होगा तो हमारा ये वाला पार्ट डैमेज होगा, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम अगर डैमेज होगा तो फर्दर अब क्या होगा, अब इसके नीचे वाला मसल लेयर है जिसे हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, वो डैमेज होगा, ठीक है। फिर एडवेंटिशिया है आउटर मोस्ट, तो वो फिर डैमेज होगा, है ना। धीरे धीरे वो डीपर लेयर में जाएगा। तो ये है एक्चुअली इसका इशू। तो प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट प्लेस पे हम डैमेज कर रहे हैं अपने ग्लाइकोकैलिक्स को, फिर एंडोथीलियम के गैप जंक्शन को, अब जाकर के उससे जो भी एलडीएल है वो जाकर के पास करेगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि वो डैमेज हो रहा है, वो ब्रीच आ रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल अगर सिचुएशन में अगर हमारा वो ब्रीच नहीं आए, अगर हमारा एंडोथीलियम डैमेज नहीं हो रहा है, ग्लाइकोकैलिक्स डैमेज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा ब्लड शुगर स्टेबल है, ब्लड प्रेशर हमारे पास नहीं है, किसी तरह का कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, अदर कोई एसोसिएटेड फैक्टर्स नहीं है जैसे ओबेसिटी नहीं है, और भी कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, ये सारा कुछ ग्लाइकोकैलिक्स हमारा इंटैक्ट होगा और दो सेल के बीच का जो जंक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो भी बहुत इंटैक्ट होगा, जिससे कुछ भी पास नहीं करेगा, जो भी हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, है ना। तो वो पास नहीं करेगा। तो जब पास नहीं करेगा तो वो डिपॉजिट नहीं होगा अंदर में, क्योंकि प्लाक जो है ना वो सिंपली डिपॉजिट नहीं हो रहा है ल्यूमेन के अंदर। कहने का ये मतलब है कि ये अगर हमारा वेसल है तो यहाँ पे आके ऐसे बैठ नहीं जा रहा है, ठीक है। वो जो प्रोसेस है वो अंदर से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला है, मतलब मीडिया जो बोलते हैं हम, ट्यूनिका मीडिया वाला लेयर बीच का, वहां से प्रोसेस इनिशिएट होता है। एक्चुअली आउटर पार्ट से स्टार्ट होता है, एडवेंटिशिया जिसको बोलते हैं, इस पार्ट से स्टार्ट होता है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा डिटेल में। तो इधर से स्टार्ट होके वो अंदर की तरफ आता है, ठीक है। लोगों को क्या लगता है कि ब्लड जो है, इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो डायरेक्टली यहाँ से एलडीएल पास हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हमारा जो पैथोजेनेसिस है एथेरोस्क्लेरोसिस का, वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया वाले पार्ट से शुरू होता है और ट्यूनिका मीडिया बीच वाले लेयर में जाता है, फिर जाकर के इंटिमा को वो अफेक्ट करता है, जो इनर लाइनिंग है हमारा एंडोथीलियम का। तो ये प्रोसेस है। तो अगर हम मान भी लें कि ब्लड से डायरेक्टली वो जा रहा है इंटिमा वाले लेयर में, इनर मोस्ट लेयर में, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा ग्लाइकोकैलिक्स डैमेज होना चाहिए और एंडोथीलियम का वो गैप जंक्शन हमारा अफेक्टेड होना चाहिए, या फिर डायरेक्टली एंडोथीलियम भी डैमेज होना चाहिए, तभी वो एलडीएल पार्टिकल हमारा ट्रावर्स करेगा, पास करेगा, और जो एलडीएल हमारा कोलेस्ट्रॉल को कैरी कर रहा है वो वहां पे डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। तो हमें ये समझना होगा कि नॉर्मल सिचुएशन में कभी भी एलडीएल पास नहीं कर सकता एंडोथीलियम को। वो पास इसलिए कर रहा है, अगर वो कर भी रहा है तो क्योंकि हमारा ब्लड शुगर हाई है, डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, और हम साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्मोक कर रहे हैं, ओबेसिटी है, ब्लड शुगर हाई है, हाइपरटेंशन भी है। तो ये सारा कुछ की वजह से, सारे कुछ कंडीशंस की वजह से आपका जो है इनर लाइनिंग आपका डैमेज होता है। तब जाकर के हम मान सकते हैं कि एलडीएल आपका वहां से पास हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और वही प्लाक बिल्डअप हो रहा है ग्रेजुअली, क्योंकि वो जो आउटर लेयर है ना वो वहां से स्टार्ट होता है प्रोसेस, और वो बाहर की तरफ निकलता है। और जब वो यहाँ से स्टार्ट होगा इस वाले आउटर लेयर से, और वो धीरे धीरे जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो क्या करेगा, इनर आते आते इसको ल्यूमेन को क्या करेगा, वो भरने लगेगा। अब ल्यूमेन आपका क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक। तो अब ब्लड को पास होने में प्रॉब्लम होगी। अब ये चीज़ वॉल्यूम बढ़ता है समय के साथ, क्योंकि इंजरी आपकी कंटिन्यूसली हो रही है और बॉडी अपनी तरफ से हील भी कर रहा है। तो वो जो प्लाक बिल्डअप होता है ग्रेजुअली क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा प्लाक का, और वो ऑल ऑफ ए सडन एक दिन क्या होगा, रप्चर करेगा वो प्लाक। और जब भी रप्चर करेगा तो किसी फाइन आर्टरीज को जाके ब्लॉक कर देगा और फिर आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस को समझ लिया आपने। कॉमनली डॉक्टर्स क्या सोचते हैं
और जो एक्चुअल जो पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है, वो मैं आपको बता दिया। तो ये तो बात हो गई एथेरोस्क्लेरोसिस की। तो यहाँ से इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद अब कभी मत ऐसा सोचना कि जो हम फैट खा रहे हैं वो जा करके प्लाक बना रहा है। ठीक है, इस तरह की गलती, ब्लंडर कभी नहीं करना। आप ऐसा सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं पैथोफिजियोलॉजी, पैथोजेनेसिस को डिटेल में बता दिया। तो इसको दिमाग में बिठा लो कि हार्ट का जो भी वेसल का, जो भी आर्टरीज का प्लाक है, वो किस तरह से बन रहा है। और अब आते हैं रिस्क फैक्टर्स पे। तो जहां तक रिस्क फैक्टर्स की बात है, तो जो भी हम रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं वो एक्चुअली रिस्क फैक्टर नहीं है, वो एक्चुअली एसोसिएशनल फैक्टर्स है। बट अगर वो फैक्टर बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है किसी डिजीज से, किसी डिजीज प्रोसेस से, तो हम उसे रिस्क फैक्टर बोलने लगते हैं। ऐसा हम मानने लगते हैं कि वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, वो एक कॉज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, स्मोकिंग और हार्ट डिजीज में एसोसिएशन जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, इस एसोसिएशन को हम एक्चुअली प्रूव करते हैं हैजर्ड रेशियो से, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो एसोसिएशन देखने का मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हम स्मोक कर रहे हैं तो हार्ट डिजीज कितने लोगों को है स्मोकर्स ग्रुप में, तो देखा गया है कि जो लोग भी स्मोक कर रहे हैं कि बहुत इतना भी कॉमन नहीं है एसोसिएशन कि स्मोकर्स में हार्ट डिजीज होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जो स्मोक करते हैं उनको लंग कैंसर का इंसिडेंस उनमें बहुत देखा गया है। तो कैंसर के साथ जो एसोसिएशन है स्मोकिंग का, वो बहुत स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। तो जब एसोसिएशन हमारा स्ट्रांग हो जाता है बहुत ज्यादा, तब हम उसे कॉज मानने लगते हैं, उसे रिस्क फैक्टर मानने लगते हैं। इसलिए कैंसर के लिए, लंग कैंसर के लिए स्मोकिंग को रिस्क फैक्टर बताना बहुत हद तक सही है। हार्ट डिजीज के लिए भी गलत नहीं है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है एसोसिएशन कि हम उसे रिस्क फैक्टर क्लियरली बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली चीज होती है रिस्क फैक्टर और एसोसिएशनल फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स हम किसको मानेंगे? जब हमारा एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग होगा। तो हार्ट डिजीज के साथ एसोसिएशन किस चीज का बहुत स्ट्रांग है? डायबिटीज का, हाई ब्लड शुगर का, हाइपरटेंशन का, हाई ब्लड प्रेशर का। ठीक है, तो ये जो दो कंडीशन है, इनके साथ हार्ट डिजीज का, हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। और इसलिए डायबिटीज और हाइपरटेंशन को हम रिस्क फैक्टर मानते हैं ऑलमोस्ट सारे लाइफस्टाइल डिजीज के लिए, क्योंकि इनका रहना सारे डिजीज को प्रोड्यूस करने के बराबर होता है। ये रहेगा तो बिल्कुल कुछ ना कुछ डिजीज आपको होगा ही होगा। तो ये हुई बात रिस्क फैक्टर की, एसोसिएशनल फैक्टर्स की। तो अदर जो भी हम फैक्टर्स अभी रिस्क फैक्टर में बताऊंगा, वो नेसेसरीली रिस्क फैक्टर नहीं होगा, वो एसोसिएशनल फैक्टर होगा। जैसे ओबेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ओबेसिटी, ओबीज बहुत लोग हैं लेकिन सभी को हार्ट डिजीज नहीं है ना। तो वीक है एसोसिएशन। अगर वो ओबीज है, साथ में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो अलग बात है। लेकिन अगर हम आइसोलेशन में ओबेसिटी को देखते हैं तो फिर उतना ज़्यादा स्ट्रांगली कोरिलेटेड नहीं है। चाहे हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो हाई कोलेस्ट्रॉल का रहना या नहीं रहना कोई मतलब नहीं है। हो सकता है जिसको हार्ट डिजीज हुआ, जिसको हार्ट अटैक आया, हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल उस वक्त हाई हो या फिर नॉर्मल हो या लो रेंज में हो। तो ये सब मिशमैश करके ये लोग ऐसा बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो हार्ट डिजीज होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल का कोई लेना देना नहीं है हार्ट डिजीज से, है ना। इसको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल वाले वीडियो में, और उस वीडियो को देख लेना। तो जहाँ तक बात रही एसोसिएशनल और रिस्क फैक्टर्स की, तो वो मैं बता दिया आप सभी को। तो किसी भी फैक्टर का स्ट्रांगली एसोसिएटेड होना किसी भी डिजीज से, वही रिस्क फैक्टर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, बाकी जितने सारी चीज़ें एसोसिएशन है। ठीक, और क्योंकि रिस्क फैक्टर्स को रिस्क फैक्टर बताने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा लेबोरेटरी में, जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस होने चाहिए, जेनोटिपिकली फेनोटिपिकली, मतलब जीन भी सेम होना चाहिए और बॉडी का मॉर्फोलॉजी भी, बॉडी वेट वगैरह ये सब एक जैसा होना चाहिए। और उनमें आप
उन दोनों को, आइडेंटिकल ट्विंस को आप सेपरेट करोगे, ठीक है, और सेपरेट करके पूरे पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक पेयर आइडेंटिकल ट्विंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वैसे वैसे जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस आपको बहुत सारे रखने होंगे, है ना, हजारों में, और उनको लेबोरेटरी में अलग अलग एक ग्रुप बनाओगे, और सभी का दोनों ग्रुप में सारा फैक्टर सेम होगा, स्लीप सेम होगा, डाइट सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। जिस फैक्टर को आपको कॉज बताना है, रिस्क फैक्टर बताना है, उस फैक्टर में बस वेरिएशन होगा। तो अगर किसी के लिए देखना है कि रिस्क फैक्टर एक्चुअली स्मोकिंग है, तो एक ग्रुप को आप स्मोक करवाओगे, एक ग्रुप को स्मोक नहीं कराओगे, बाकी सब कुछ फिक्स रखोगे आप, बाकी सारे वेरिएबल्स को। एक ही चीज को आप डिफरेंट रखोगे जो वो फैक्टर होगा, जैसे स्मोकिंग। तो अब अगर आप देखते हुए अगर ये देखते हो कि स्मोकिंग जिस ग्रुप में था उसमें हार्ट डिजीज ज़्यादा था, तब आप कह सकते हो कि वो स्मोकिंग से हुआ, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स आपने कांस्टेंट कर रखे थे दोनों के लिए। लेकिन उस तरह का एक्सपेरिमेंट होता नहीं है। हम जो भी पढ़ते हैं स्टडीज़, जो भी आर्टिकल्स आता है, वो इस तरह के एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल ट्रायल नहीं है ना। ये पुअरली ऑब्जर्व नेचुरलिस्टिक स्टडी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये सभी स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कॉज और इफेक्ट को बताने में, है ना। एक एसोसिएशन को बताता है जिससे इन्फ्रेंस हम एक डिराइव करते हैं उससे, और हम मान लेते हैं कि शायद इस वजह से हो रहा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ये साइंटिफिक तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है साइंटिफिक। बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। इसलिए ऐसे स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा रिलीजियसली नहीं लेना चाहिए, और उसको मान कर नहीं बैठ जाना चाहिए कि जो ये स्टडीज़ आ गया वही है सही, है ना। तो वैसे वैसे स्टडीज़ को ही ये फार्मा वाले डॉक्टर्स को बताते हैं, और डॉक्टर्स जो है एक डॉगमेटिक हो जाते हैं उस आर्टिकल्स को लेके, उसको एक व्यू पॉइंट रख लेते हैं और फिर बदलते नहीं है कभी। तो ये सारी चीज़ हो गई एसोसिएशनल और रिस्क फैक्टर्स की बात। अब मैं बात करूंगा रिस्क फैक्टर्स की, और उनमें से कौन कौन से फैक्टर्स को रिस्क फैक्टर बोला जा सकता है, किस किस को रिस्क फैक्टर नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। तो चलो रिस्क फैक्टर पे आते हैं, और रिस्क फैक्टर में ए से है हमारे पास एज। जी हाँ, एज को बहुत लोग रिस्क फैक्टर बताते हैं, हमें पढ़ाया गया है ऐसा, हम डॉक्टर्स को। तो एज कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है किसी डिजीज़ के लिए, इस बात को दिमाग में बिठा लो। एज के साथ क्योंकि हम जीना नहीं जानते, खाना नहीं जानते, किस तरह से लाइफस्टाइल होनी चाहिए वो नहीं पता है, तो अगर एज के साथ डिजीज़ होता है तो लोगों को लगता है ये एज रिलेटेड डिजीज़ है। ऐसा नहीं होता है, कोई भी डिजीज़ एज रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एज की वजह से नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता है कि एज के साथ हमें कैसे जीना चाहिए, इसलिए वो डिजीज़ हो रहा है, ठीक है। तो एज रिस्क फैक्टर नहीं है। बी से आते हैं बैड डाइट पे। बैड डाइट को डेफिनेटली मैं रिस्क फैक्टर बोलूँगा, क्योंकि जो डाइट ले रहे हैं मोस्ट ऑफ द लोग, स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, फैट भी मॉडरेट अमाउंट में खा ही रहे हैं लोग, और उसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आ रहा है, क्योंकि वो मिक्स्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस डाइट है, और बैलेंस डाइट नहीं लेना चाहिए। ये मुझे लगता है जब से मैं यूट्यूब चैनल पे आया हूँ तब से मैं इसी चीज़ को बोल रहा हूँ। तो बैलेंस डाइट क्यों नहीं लेना चाहिए इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो वीडियो ऑलरेडी है, उस वीडियो को देख लो आप सभी। वो बैलेंस डाइट से ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आता है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ही है जो सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो उसको समझना है। तो बी से बैड डाइट हो गया, और वो एक रिस्क फैक्टर हम मानेंगे उसे। सी से सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग डेफिनेटली मान सकते हैं, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देगा, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन इससे बढ़ेगा और फ्री रेडिकल इंजरी होगी। पर क्योंकि ये सिगरेट स्मोकिंग हार्ट डिजीज से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड नहीं है, स्ट्रांगली एसोसिएटेड ये ज़्यादा लंग कैंसर से है, तो ये रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज़ के लिए हम इसे नहीं बोल सकते। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिगरेट आप पी सकते हो, है ना, लेकिन इसे रिस्क फैक्टर बताना साइंटिफिक नहीं होगा, मेरा ये कहने का मतलब है। तो अब ये सी से हो गया सिगरेट स्मोकिंग। डी से डायबिटीज़। बिल्कुल, डायबिटीज़ के साथ एसोसिएशन इतना स्ट्रांग है बाकी सारी डिजीज़ेस का, चाहे वो अल्जाइमर्स ले लो, चाहे वो पार्किंसंस ले लो, वो कैंसर ले लो, है ना, चाहे कोई भी डिजीज़ ले लो,
एसोसिएशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप डायबिटीज़ को रिस्क फैक्टर बोलोगे ही बोलोगे, है ना। तो डी से डायबिटीज़, ई से एक्सेसिव अल्कोहल। अब अल्कोहल तो हर जगह ही लोग घुसा देते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता अल्कोहल सिगरेट, लेकिन ये रिस्क फैक्टर नहीं आएगा हार्ट डिजीज़ के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है। जी हाँ, अगर अल्कोहल को हम लिवर कैंसर से, हेपेटाइटिस से, एनएफएलडी से अगर देखेंगे तो बिल्कुल ये वहाँ के लिए रिस्क फैक्टर होगा। तो हमें ये समझना होगा कि हम किस डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में अल्कोहल को या सिगरेट को रिस्क फैक्टर बता सकते हैं। हर जगह ब्लाइंडली यूं ही नहीं हर जगह रिस्क फैक्टर घुसा देना है कि सिगरेट है, स्मोकिंग है तो फिर ये रिस्क फैक्टर होगा इसके लिए भी उसके लिए भी, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच से हमें चलना है, थिंकिंग हमें हमारी लॉजिकल होनी चाहिए, और वो चीज़ तभी आएगी जब आप मेरे वीडियोस को देखोगे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो एक्सेसिव अल्कोहल को भी रिस्क फैक्टर हम नहीं बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बोल सकते हैं, रिस्क फैक्टर नहीं बोल सकते, ठीक है। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कॉज कराना, तो कॉजल ये नहीं होगा, कंट्रीब्यूट कर सकता है, प्रिसिपिटेट कर सकता है, एग्रेवेट कर सकता है, कंडीशन को और खराब कर सकता है, ठीक है। तो ई से हमारा ये हो गया। एफ से फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में डॉक्टर्स ये पूछते हैं कि भाई फैमिली में अगर किसी को अगर हार्ट डिजीज है तो आपको भी होगी। तो वो यूजुअली मतलब ये होता है कि फैमिली में बाकी मेंबर्स जैसे आपके खा रहे हैं आप भी उसी तरह खा रहे होते हो, इसीलिए ये फैमिली हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और क्योंकि इसी से रिलेटेड एक जेनेटिक्स है, जी से, तो उसका भी मतलब यही होता है कि फैमिली में अगर वो जीन्स है रन कर रही है, देन डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आप प्रोन हो सकते हो, प्रीडिस्पोज हो सकते हो, चांसेस होगा कि आपको उस जो भी फैमिली अदर मेंबर्स जो है वो अगर उस तरह की डाइट ले रही है और आप अगर उस तरह की डाइट लोगे उस बैड जीन्स के साथ, उस जेनेटिक्स के साथ, देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये कॉज नहीं हम कह सकते हैं इसे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एसोसिएशन होगा यहाँ पे। तो जी से हमारा जेनेटिक्स भी हो गया। एच से हाइपरटेंशन, जी हाँ बिल्कुल, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जैसा कि मैंने बताया ये तो फिजिकली डैमेज करेगा डायरेक्टली, है ना, एंडोथीलियम को, ग्लाइकोकैलिक्स को, तो इसको हम कंसिडर करेंगे रिस्क फैक्टर में। एच से हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, तो मैं बता दिया कोलेस्ट्रॉल का तो कोई कुछ है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। हाई कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल, इसको मैं बहुत डिटेल में फिर से बनाऊंगा एक वीडियो कोलेस्ट्रॉल पे, फिर मैं बताऊंगा हाई कोलेस्ट्रॉल जैसा चीज़ कुछ नहीं है। और तो फिर एच से हमारे पास हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर हो गया, एक डी से डायबिटीज़ हो गया, ठीक है। अब एच के बाद आई, इन्फेक्शन। जी हाँ, अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में, बहुत सारे क्रॉनिक इन्फेक्शन हमारी बॉडी में लेटेंट फॉर्म में होते हैं जो पता नहीं होता हमें, तो अगर उस इन्फेक्शन की वजह से, जैसे लाइम डिजीज हो गया, एप्स्टीन बार वायरस हो गया, ऐसे बहुत सारे डिजीज है ना जो एक्चुअली हमारी बॉडी में है और कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, वो हमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स दे रहा होता है, तो पता नहीं लगता, कई बार वो मिस हो जाता है, डायग्नोसिस में भी नहीं आ पाता, और उसकी वजह से अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है उस क्रॉनिक इन्फेक्शन से, देन डेफिनेटली हम उसे रिस्क फैक्टर बोलेंगे, क्योंकि जो चीज़ डायरेक्टली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कराती है उसे हम रिस्क फैक्टर कह सकते हैं। तो ये हुआ आई से हमारा इन्फेक्शन। और एम से मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, जिसमें पेशेंट के पास लो HDL होगा, हाई ट्राइग्लिसराइड होगा, हाई ब्लड शुगर होगा, वेस्ट सर्कम्फरेंस बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, है ना। ये सारी चीज़ें अगर रहती हैं पेशेंट को, तो 5 क्राइटेरिया या हाई ब्लड प्रेशर, तो इन 5 में से अगर 3 होता है किसी के पास तो उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ देखा गया है एसोसिएशन भी ठीक ठाक स्ट्रांग रहता है, तो हम इसे काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर मान सकते हैं, ठीक है। बट ये एक्चुअली एसोसिएशन है, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से ही आपकी बॉडी में ओबेसिटी आती है और उसकी वजह से फिर से मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो आते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक टर्म है सिंपली, उसमें क्लस्टर्स ऑफ इश्यूज हैं, उसी को हम कंसिडर करते हैं। तो अलग से मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिस्क फैक्टर बताना बहुत सही नहीं है, उसमें हाइपरटेंशन आ रहा है, हाई ब्लड शुगर आ रहा है, तो वो तो हम मान ही रहे हैं कि रिस्क फैक्टर होता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को आप रिस्क फैक्टर मान सकते हो अगर उस तरह से देखोगे तो। अब ओ से ओवरवेट ओबेसिटी। अब ओवरवेट ओबेसिटी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एसोसिएशन तो
स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, लेकिन आइसोलेशन में हमें ये कहना कि ओवरवेट है सिर्फ तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ओवरवेट है उसके साथ साथ अगर उसको डायबिटीज़ होगा या हाइपरटेंशन भी होगा तब तो डेफिनेटली वो कराएगा, क्योंकि डायबिटीज़ जहाँ आएगा वो रिस्क फैक्टर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ओवरवेट है, एक्स्ट्रा बॉडी फैट है उसके पास, तो इसको हम एसोसिएशन मानेंगे, रिस्क फैक्टर नहीं मानेंगे। हालांकि विसरल फैट अगर उसके पास बहुत ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो एक सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है और उसकी वजह से हो सकती है प्रॉब्लम उसको। लेकिन इन जनरल ओबेसिटी को हमें पता नहीं होता है कितना विसरल फैट है, कितना सबक्यू फैट है ना, तो हमें पता नहीं लग पाता, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है। और बॉडी फैट, बॉडी टाइप पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो को देख लेना, जिसमें मैं डिस्कस किया हूँ बहुत डिटेल में विसरल एडिपोसिटी को, विसरल फैट को, डीप सबक्यूटेनियस फैट को, सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस फैट को। तो ये ओ से हमारा ओवरवेट ओबेसिटी हो गया, तो ये भी एक एसोसिएशन है। कहने का ये मतलब होता है कि अगर हार्ट अटैक आया तो हो सकता है वो ओबीज हो भी सकता है, ओबीज नहीं भी हो सकता है। अगर किसी ओबीज को हार्ट अटैक आता है तो हम ये बोल देते हैं ओबेसिटी से हो गया, नहीं, ओबेसिटी एक एसोसिएशन था। अब तो लीन लोगों को भी आ रहा है ना, हम तो देख ही रहे हैं। हमारे सेलिब्रिटीज़, इतना बढ़िया सिंगर हमारा के वो चला गया, या फिर बहुत सारे एथलीट हैं, सिद्धार्थ शुक्ला, ये लोग चले गए। तो ये ऐसे ऐसे लोगों की डेथ्स हो रही है, तो इसलिए ओबेसिटी को कॉज बताना सही नहीं है, एसोसिएशन है ये, ठीक है। ओ से ये हो गया। अब एस से हमारे पास है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, है ना। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल कॉज नहीं हुआ, रिस्क फैक्टर नहीं होगा। अगर आपके साथ साथ अदर बैड हैबिट्स के साथ अगर सीडेंट्री लाइफस्टाइल है तो डेफिनेटली एक एसोसिएशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल आपकी सीडेंट्री है, बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो डिजीज को वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, है ना। इस बात को समझ लो अच्छे से, क्योंकि फिटनेस और हेल्थ पे भी मैं डिस्कस करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा फिटनेस और हेल्थ, किसी को कुछ भी बेसिक्स नहीं पता है। तो ये हो गई बात रिस्क फैक्टर की। और स्ट्रेस को भी मैं मान सकता हूँ, क्रॉनिक स्ट्रेस को एक रिस्क फैक्टर मान सकता हूँ, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस जब किसी को होता है तो उसके साथ साथ अदर चीज़ें भी उसको होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस होता है, उसकी डाइट भी अच्छी नहीं होती है। तो सिर्फ क्रॉनिक स्ट्रेस को और या फिर क्रॉनिक किसी चीज़ को रिस्क फैक्टर बता देना सही नहीं है। ये सब एक एसोसिएशन है, कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूट कर रहा है ये, ठीक है। रिस्क फैक्टर मत बोलो इन सारी चीज़ों को। और इस वीडियो को डॉक्टर से शेयर करो, वो कुछ सीख पाएगा इस वीडियो को देख करके, है ना। उनको रिस्क फैक्टर समझ में नहीं आता, एसोसिएशनल फैक्टर समझ में नहीं आता, किसको प्रिसिपिटेटिंग एग्रेवेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, किसको रिलीविंग फैक्टर्स बोलते हैं, कुछ नहीं आता है इन लोगों को यार। काफ़ी मतलब फॉर्चुनेट हो तुम लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देख रहे हो, और कितने अनफॉर्चुनेट वो लोग हैं कि वो लोग वैसे डॉक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं और सीख रहे हैं कुछ भी नहीं, गलत सीख रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है बस उनको। तो ये सारी बात हो गई रिस्क फैक्टर्स की। तो आज का जो वीडियो था हमारा ये बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 होगा इसका एक्सटेंशन, उसमें मैं डिस्कस करूँगा इन्वेस्टिगेशन को, कि किस किस इन्वेस्टिगेशन को हम कर सकते हैं कि हार्ट डिजीज़ हमें पता लगे, और हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोग जो कर रहे हैं फॉलो, जो बताया गया है करने को वो तो कर ही रहे हैं, फिर भी इतने ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली क्या करना चाहिए और क्या लोग कर रहे हैं, ठीक है। और भी इन जनरल बहुत कुछ डिस्कस करूंगा ट्रीटमेंट पार्ट में, और लाइफस्टाइल वाला पार्ट में ही बताऊंगा, मेडिसिन वाला पार्ट में डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। लाइफस्टाइल में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, एक्सरसाइज का रेजीम कैसा होना चाहिए, उसको मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, काफ़ी नॉलेज मिली होगी आपको इस वीडियो से। तो शेयर करो इस वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर से नेक्स्ट वीक मिलूंगा इसी वीडियो का पार्ट 2 में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।